बिहार चुनाव में मल्लाह बनाम मुसलमान का मुद्दा एक बार फिर गरमा रहा है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने इस मुद्दे को लेकर एक बार फिर महागठबंधन पर जोरदार हमला बोला है। पूर्वी चंपारण में एक रैली के दौरान उन्होंने कहा कि एक मल्लाह का बेटा डिप्टी सीएम बन सकता है तो मोहम्मद का बेटा क्यों नहीं बन सकता। हालांकि इस मुद्दे पर मुकेश सहनी ने उनको जवाब भी दिया है। वे ओवैसी की बात से नाराज भी दिखे। आबादी में जिसका तनासुब 3-3.5% है, वो ये कह रहा है कि मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा, तो क्या 17% जनता खामोश बैठेगी? क्या कोई 17% खामोश बैठेंगे? मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, अल्पसंख्यक समाज 17% है। मैं सलाम करता हूं वीआईपी के नेता की बहादुरी को कि उन्होंने अपने समाज के इत्तेहाद पर भरोसा करके ऐलान कर दिया। और ओवैसी तुम्हारी लड़ाई लड़ रहा है, मजलिस तुम्हारे इंसाफ की लड़ाई लड़ रही है। 17% के लोग क्या करेंगे? अगर मल्लाह का बेटा उप मुख्यमंत्री बनेगा तो क्या मोहम्मद का बेटा मुख्यमंत्री नहीं बन सकता? बताओ लोग क्या की जनता 3% वाले को मुख्यमंत्री ने 17% वाले को कुछ नहीं। उनको हैदराबाद में मौका मिला ना, हैदराबाद में हो रहे हैं। दरअसल महागठबंधन ने सरकार बनने पर मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम बनाने की बात कही है। दरअसल बिहार में मल्लाह करीब 2.6% हैं, जबकि मुसलमान 18% के करीब हैं। इसी आंकड़े के दम पर मुस्लिम आबादी को प्रतिनिधित्व की मांग उठ रही है। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ कई सारे खास मेहमान जुड़े हुए हैं। मेरे साथ बीजेपी के नेता रमनीश वत्स हैं, मेरे साथ अजय पासवान है कांग्रेस के नेता, मेरे साथ नवीन उपाध्याय हैं वरिष्ठ पत्रकार, और मेरे साथ हाजी नाजिम खान हैं जो कि एआईएमआईएम के नेता है। हाजी साहब, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, मुकेश सहनी को डिप्टी सीएम लेकिन मुसलमानों से प्रतिनिधित्व दिया जा सकता है, सिर्फ इसकी बात कही है महागठबंधन ने। क्या कहना चाहेंगे महागठबंधन के स्टेट पर? हाँ दीपक जी, देखिए जिस तरीके से हमारे प्रदेश के अख्तरुल ईमान साहब ने जिस तरीके से एक चिट्ठी लिखी थी, वो चाहते थे कि हाँ इस महागठबंधन का हिस्सा हो, लेकिन ये महागठबंधन ने क्या किया? हमारी चिट्ठी को स्वीकार नहीं करा, बल्कि एक बयान और जारी हो जाता है और ये कहा जाता है कि अगर एआईएमआईएम को महागठबंधन की चिंता है तो वो चुनाव ना लड़े, ऐसी समर्थन करे। भाई ये लोकतांत्रिक मुल्क है, इस लोकतांत्रिक मुल्क में हर किसी को चुनाव लड़ने का अधिकार है। यहां पर आप 2.5% वाले को तो आप उप मुख्यमंत्री बना रहे हैं, लेकिन यहां पे 18% के करीब जो है उससे आप एक किनारा कर रहे हैं। ऐसा तो नहीं होगा। कब तक आप यहां से मुस्लिम समाज से दरी बिछवाएंगे? भाई वो जमाने लद गए कि आप मुस्लिम समाज की वोट लेते थे और मुसलमानों को आगे कहते थे कि आप दरी बिछाएं। भाई अब दरी नहीं बिछाएंगे, अब बात होगी यहां पर सिर्फ और सिर्फ हिस्सेदारी की, बराबरी की बात होगी। भाई हम तो उसी की बातें करते हैं कि यहां पर सबको बराबरी का हिस्सा मिलना चाहिए। यहां पर मुसलमान की जो वोट लेकर जो एक अछूत बनाने की कोशिश करी गई थी, अब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने वही बात तो कही है कि यहां पर मल्लाह के बेटे को तो आप उप मुख्यमंत्री बना सकते हैं, लेकिन मोहम्मद का बेटे को आप नजरअंदाज कर सकते। ऐसा तो नहीं चलेगा। वोट हमारी, सिंहासन भी अब हम ही तय करेंगे। ये देखिए बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो वहां बिहार की सम्मानित जनता को उनका हक दिलाने के लिए जो पहल करी है, ये बहुत ही काबिल तारीफ है। सीटों पर आप लड़ रहे हैं, क्या कर लेंगे एआईएमआईएम के नेताजी? आप 28 सीटों पे मेरे ख्याल से लड़ रहे हैं, 25 पे मुसलमान है, 3 पे सामान्य। हाँ। अब बताइए, इससे में आप सरकार बना लेंगे और मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दे लेंगे? कैसे हो पाएगा बताइए ना जरा। हाँ दीपक जी, अभी आपने कहा 28 सीटों पर, देखिए बिल्कुल, देखिए ये काबिल तारीफ है। 28 सीटों में आपने देखा होगा हमारे ढाका विधानसभा से रंजीत भाई भी है। मैंने रंजीत भाई का नाम क्यों लिया, अब आप दीपक जी समझ गए होंगे। भाई यहां तो हम देखिए बराबर में लाने की बात करते हैं, लेकिन दूसरी जगह क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम वोटों की बात होती है। यहां पर अभी आपने कहा कि एक ऑप्शन रखा गया, ये ऑप्शन तो हमेशा मुसलमानों को एक लॉलीपॉप की तरह दिखाया जाता है, लेकिन क्या है, मुसलमानों को ठगने का काम हर पार्टियां करती है। और देखिए यहां पर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने सम्मानित जनता जो बिहार की है उनके सामने जिस तरीके से बातें रखी है, सम्मानित जनता ने मन बना लिया है। और इस बार बिहार का चुनाव जो बड़ा ऐतिहासिक चुनाव है, और यहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में जो हमारा जीडीए है, बड़ी नेतृत्व में क्या कर लेंगे भाई? 28 सीटों से क्या कर लेंगे आप बताइए ना।
28 सीटों से क्या कर लेंगे? मधु मंजरी जी मुझे बताइए, क्या आपने इनको दरी बिछाने के लिए रखा हुआ है 18% लोगों को? जवाब दीजिए इसका। आरजेडी के प्रवक्ता है मधु जी। ओवैसी साहब के जो हमारे प्रवक्ता भाई बोल रहे हैं, तो इस तरह से भड़काऊ भाषण दे करके यहाँ के मुसलमानों को ना बरगला सकते हैं और ना बेवकूफ बना सकते हैं। और हमें यहाँ के मुसलमान भाइयों को पता है कि आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से लेकर के आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने सबकी बराबर सम्मान की बात की। टिकट भी देखेंगे कि आप जितने सीटों पर लड़ रहे हैं उतना टिकट तो हम लोग दे चुके हैं। और वही नहीं, हमारे यहाँ राज्यसभा में भी एमएलसी हो गए, विधायक है, हर जगह सम्मान है। और जहां एक डिप्टी सीएम के बात हुई है, वहां दो डिप्टी सीएम बनना, दूसरे का नाम का अभी अनाउंसमेंट नहीं हुआ। तो जिस तरह से आप बात कर रहे हैं भड़काऊ की, आप यहाँ के मुसलमान भाई हमारे जानते हैं कि किस तरह से आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी भी और आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी मुसलमानों का सम्मान करते हैं। और आपके भड़काऊ भाषण से यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप पहले बताइए कि 28 सीट पे जो लड़ा करके आप क्या कर लेंगे यहाँ पे? क्या बीजेपी को सपोर्ट करेंगे, या तो फिर बीजेपी को जिताने के लिए आप इस तरह के जो शब्दों का जो इस्तेमाल कर रहे हैं आप? तो बीजेपी के सब जो जिताने की जो आप जो शब्दों का इस्तेमाल कर रहे, तो यहाँ के जो मुसलमान भाइयों पे पूरा भरोसा है और पूरा यकीन है, उनको भी यकीन है कि तेजस्वी है, तो तेजस्वी सबको सम्मान देने का। तो आज बताइए, हमारे यहाँ एमएलसी के भी है, राज्यसभा में भी है, एमएलसी भी है, विधायक भी है, हमने लोकसभा में भी टिकट दिया। तो आपके भड़काऊ भाषण से यहाँ के लोग नहीं भड़कने वाले हैं, यहाँ के लोग समझदार हैं। अच्छा मधु मंजरी जी, विधानसभा में कितने टिकट दिए आपने? 18% दिए क्या? बिल्कुल नहीं दिए। मेरे ख्याल से टोटल 18 या 19 सीटें दी हैं आप लोगों ने। आपने तो 18% टिकट विधानसभा में नहीं दिए मुसलमानों को। मोदी जी आते हैं, नहीं मोदी जी आते हैं और बिहार में आकर के बिहार की बात छोड़ करके हिंदुस्तान और पाकिस्तान की बात करते हैं, पुलवामा कांड की बात करते हैं। मोदी जी से क्या लेना देना मुसलमानों का भाई? तो उसमें तो आप बात नहीं उठाते हैं। नहीं, इसकी भी बात करेंगे। अभी हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं मधु मंजरी जी, उस मुद्दे पर बात करेंगे। कितने टिकट दिए मुसलमानों के बता दीजिए आपने, कितने प्रतिशत है वो टिकट? बिहार में नौकरी की बात होगी, बिहार में नौकरी की बात होगी, अब बिहार में रोजगार की बात होगी, बिहार में कमाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई की बात होगी, कार्रवाई और सुनवाई की बात होगी। इन सब बकवास बातों से बिहारियों को कोई मतलब नहीं है। बिहार अच्छा, मुसलमानों को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए, ये बकवास बात है? नहीं, मैंने नहीं बोला कि ये बकवास। आप ही कह रही है कि बकवास बातों पर बात नहीं होगी। तो अगर आपको मेरी बात बकवास लग रही है तो बात अलग है। बोल रही हूँ कि बिहार में आते हैं, हिंदुस्तान पाकिस्तान की बात करते हैं। हमारे यहाँ मुसलमानों को बराबर सम्मान दिया गया है और पहले भी दिया जा रहा था और आगे भी दिया जाएगा। और जहां सम्मान दिया जा रहा है कि उनसे दरी बिछवाई जाती है, इतना सम्मान आप लोग देते कि दरी बिछवाने के लिए आपने मुसलमानों को वहां पे इस्तेमाल करा है। भाई कौन सा सम्मान आपने दिया? नहीं बता तो दीजिए, मैं तो आंकड़े पूछ रहा हूं। अभी दीपक जी ने एक बात कही, आप उसको तो पूरी तरीके से बता नहीं पा रहे और कह रहे हैं बकवास बात है। भाई मुसलमानों के हितों की बात है कि अगर उठा रहे हैं तो भाई ये बकवास बात है। मुसलमानों को हिस्सेदारी देने की कब आप लोगों ने बात करी? बता दीजिए ना भाई। आप तो सही तरीके से टिकटॉक को चयन भी नहीं कर पाते। भाई कामरान जो आपके थे पहले विधायक, आपने उन तक को टिकट नहीं दिया। भाई मुसलमानों से तो आप लोगों को हाजी साहब दोनों आप बोलेंगे, उनकी आवाज कटेगी। मधु जी उस पर जुड़ी हुई जूम पर। मधु जी मेरा सवाल सुन लीजिए। मधु जी मेरा सवाल सुन लीजिए। ये अख्तरुल ईमान साहब राबड़ी देवी और लालू जी के दरवाजे पर ढोल वोल बजाकर गए थे, ढोल बजाते हुए गए थे और ढोल बजाकर उन्होंने कहा था कि भाई हमसे अलायंस कर लीजिए वरना खुल जाएगी एमवाय समीकरण की पोल। तो आपने अलायंस कर लेना था इनके साथ। आपको भी तो बीजेपी को हराने का आपका लक्ष्य है ना, क्यों नहीं किया आपने अलायंस? चौरसिया जी सुन लीजिए, तो चौरसिया जी ढोल बजाने का नौटंकी जो किया गया था ना, पूरे बिहार की जनता को बेवकूफ बनाने का काम किया। आज तक चौरसिया जी आप सुने हैं कि पूरे देश में कोई ढोल बजा करके अलायंस हुआ है? आप सुने हैं आज तक? जो ये ढोल बजाने का नाटक जो किए थे ना, ये जो ड्रामा जो चल रहा था, पूरा ड्रामा कंपनी जो ड्रामा कर रहे थे, ये सिर्फ इसलिए कर रहे थे ताकि यहाँ के लोगों को बेवकूफ बनाया जाए और दिखाया जाए कि देखो हम ढोल बजा करके उनसे मांग रहे हैं। अगर किसी भी तरह का अलायंस ना गुप्त होता है,
अकेले में होता है, ना कि ढोल बजा कर। आज तक सुने पूरे देश में कि कहीं अलायंस ढोल बजा कर? अरे इन्होंने चिट्ठी भी लिखी, चिट्ठी बजा कर नहीं किया तो इनको लगा ढोल बजाते फिरते। ऐसा ही हुआ था ना हाजी भाई, चिट्ठी भी लिखी थी ना। अच्छा मधु जी, अब हाजी जी की बात सुन लीजिए। हाँ देखिए मधुनी जी, देखिए हम लोगों ने चिट्ठी दी थी, हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल ईमान साहब ने बाकायदा लिखित में चिट्ठी दी थी और कहा था कि महागठबंधन का हम लोगों को हिस्सा बना लीजिए। लेकिन आप लोग वो उस ख्याल में थे कि आप चाहते थे कि यहाँ मुसलमानों के वोट तो हमें मिल रहे हैं, लेकिन मुसलमानी जो सियासतदान है उनको हम पार्टी में हिस्सेदारी ना दे। भाई आप लोग नहीं चाहते। मधु जी 1 मिनट हाजी साहब, मधु जी एक के ऊपर एक नहीं, मैं पूरा वक्त दूंगा। मधु जी 1 मिनट सुन लीजिए ना, थोड़ा तकनीक को समझिए। मधु जी आप जूम पर जुड़ी हुई हैं, अगर आप एक दूसरे के ऊपर बोलेंगी तो आप दोनों की आवाज नहीं जाएगी। मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, हाजी साहब को अपनी बात खत्म कर लीजिए, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा, वक्त की मेरे पास कोई कमी नहीं है। हाजी साहब बात खत्म कीजिए। हाँ दीपक जी देखिए, हम लोग तो देखिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ संविधान के अंदर विश्वास रखते हैं और संविधान को मानते हैं, और लेकिन जो लोग ये चाहते हैं कि हाँ मुसलमानों की सिर्फ और सिर्फ हम वोट लें, उनसे दरी बिछाएं, तो उनके लिए इस बार बिहार की सम्मानित जनता वो इतिहास लिखने जा रही है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नेतृत्व में जिस तरीके से वहां पर हमारे अपने ज्यादा से ज्यादा विधायकों को ये सम्मानित जनता विधानसभा में पहुंचाएगी। और रही बात ये, भाई आप दरी बहुत बिछवाते थे, अब दरी बिछाने की बात नहीं होगी, अब बातें होगी तो सिर्फ और सिर्फ हिस्सेदारी की, बिहार के विकास की बात होगी। और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब के नेतृत्व में देख लिया है सबने कि हाँ देखिए, अगर यहां विकास की धारा जो बहेगी, बैरिस्टर असदुद्दीन साहब जो बोल रहे बिल्कुल उसी धारा पे बहेगी। तो बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को बिहार की सम्मानित जनता ने अपनी पलकों पर बिठा लिया है, और वो जानती है कि बिहार का विकास पुरुष अब जो है सिर्फ और सिर्फ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, जो अख्तरुल ईमान साहब के। अब हाजी साहब ये भी आप ज्यादा बोल रहे हैं, 28 सीटों पर क्या बिहार के विकास पुरुष बन जाएंगे? 243 की असेंबली है, अगर 28 की 28 भी जीत गए तो कर क्या लेंगे भाई बिहार के अंदर? ना आप सरकार बना सकते हैं, ना आप सरकार में शामिल हो सकते हैं, ना आप 3 में होंगे ना 13 में, और मेरे ख्याल से 2, 3, 4, 5, और आज जब आपके 4-5 सीट जीत जाएंगे ना, तो पिछली बार जैसे 4 पलट के दूसरी तरफ चले गए थे, इस बार फिर चले जाएंगे। हाँ दीपक जी देखिए, जो 4 गए थे हम 24 लेकर आएंगे, आप चिंता मत कीजिए इस बात की। देखिए बिहार के अंदर जो इस तरीके का माहौल है पूरी तरीके से बदल चुका है। जो 4 हमारे गए थे वो पूरी जनता ने देख लिया, उन जनता को सब ने नकार दिया। अब सिर्फ और सिर्फ यहां बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और AIM की बात होगी। अब मैं फिर एक बात बड़ी जिम्मेदारी के साथ दीपक जी कहता हूं, अभी आप कह रहे थे कि 28 क्या कर लेंगे, ये देखिए अभी 11 तारीख में जब रिजल्ट आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ देखिए कि 11 तारीख को हमारे पतंग पे लगेगा, या फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा तो पूरे बिहार के अंदर, पूरे देश के अंदर पता चल जाएगी कि हम लोग क्या कर सकते हैं। हम लोग उस क्या कर सकते हैं, बताइए क्या कर लेंगे, बताइए ना। हाँ, किंग बना देंगे, किंग मेकर बना देंगे, क्या कर देंगे बताइए? ये तो चलिए हाजी साहब आप बता दीजिए। हाँ, क्या क्या करेंगे बताइए? 28 सीटें लड़ने के बाद क्या तीर उखाड़ लेंगे आप वहां पर? क्या तीर मार लेंगे? हाँ वैसे तीर जनता दल यूनाइटेड का निशान चुनाव चिन्ह। हाँ दीपक जी देखिए, अब ये सम्मानित जनता ने जो मन बना लिया वो फैसला पूरे सबको पता चल जाएगा, अभी चिंता मत कीजिए। ये सम्मानित जनता है, किस तरीके से AIMIM को सबके सामने लेकर आएगी, आप चिंता मत कीजिए। पूरा देश देखा, बिहार के अंदर इंशाअल्लाह ऐतिहासिक देश दर्ज करने जा रही है AIMIM। अरे यहां तो इंशाअल्लाह मत बोलिए, टीवी का डिबेट है। नहीं देखिए, तकरीर में बोलिए, अच्छा लगेगा। तकरीर में बोलिए। रमनीश जी आ रहा हूं मैं, सीधे नवीन जी के पास चलूंगा। नवीन जी मुझे बताइए, ये जो राजनीति हुई है मल्ला वर्सेस मुसलमान, क्या ये राजनीति तेजस्वी को नुकसान पहुंचाने जा रही है? देखिए पहले तो इस चीज को समझ लेना चाहिए कि ये मल्लाह जो मुकेश सहनी क्लेम करते हैं कि मल्लाह को वो रिप्रेजेंट करते हैं और मल्लाह की पॉपुलेशन 12% है बिहार में, आई थिंक वो बहुत मिसलीडिंग क्लेम है। इसलिए कि मल्लाह जो है वो कई कास्ट, सब कास्ट के रूप में बटा हुआ, कहीं बिंद है, कहीं केवट है, कहीं कहीं कुछ है, तो उस तरीके से आप मुकेश सहनी जो रिप्रेजेंट करते हैं कि वो सारे जो रिवर के किनारे पर रहते हैं जो लोग, और रिवर से जिनकी जीविका चलती है, उसके वो नेता हैं, वो टोटली मिसलीडिंग क्लेम है मेरे अनुसार। पहली बात है। और अगर इतने बड़े वो नेता रहते हैं कि बिहार के 7, 8, 10% वोट को कंट्रोल कर रहे थे, तो वो आज में नीतीश कुमार 3% कुर्मी का नेता होने के बाद बिहार के 20 साल से मुख्यमंत्री रहते, तो आज मुकेश सहनी बिहार जहां पर कास्ट सब डिवीजन इसका इतना इंटेंस है, बहुत बड़े
एक लीडर के रूप में रहते, जो वो नहीं है, 15 सीट के वो लड़ रहे हैं। तो एक तो ये मुकेश सहनी की बात हुई। दूसरा जो मुस्लिम वोट का सवाल है, मेरा अपना मानना है जो ग्राउंड से फीडबैक है, इस बार जो ओवैसी साहब की पार्टी है उसका प्रदर्शन पिछले बार की तरह नहीं रहेगा और खराब रहेगा, क्योंकि देखिए इस बार जो पोलराइजेशन काफी कंप्लीट रहेगा बिहार में, और कांग्रेस का चूंकि रिवाइवल हुआ है टू ए ग्रेट एक्सटेंट, तो मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस और आरजेडी अलायंस की तरह रहेगा। और जो ये खान साहब कह रहे थे उससे हम सहमत नहीं कि वो 24 सीट लाने वाले हैं। अगर 24 सीट उनको अगर आ जाएगा तब तो बीजेपी को 200 सीट आएगा बिहार में, जिसकी संभावना नहीं है। इसलिए ये फैक्टर जो है, जो आप कह रहे हैं कि क्या मुकेश सहनी के आने से मुस्लिम समाज ओवैसी साहब की तरफ चला जाएगा, मेरा नहीं मानना है। आई थिंक मुस्लिम समाज और लालू प्रसाद के काफी क्लोज संबंध है। लालू अकेला लीडर है जो कभी बीजेपी के साथ वो गए नहीं है, और तो ऐसी स्थिति में हमको नहीं लगता है कि मुस्लिम वोट में कोई बहुत बड़ा ये होगा। आपने यूपी में आपने एक चीज देखा था ये दीपक जी, कि मुस्लिम के सीट कम दिए गए थे अखिलेश के द्वारा, फिर भी मुस्लिम वोट अखिलेश के साथ जुड़ा रहा, क्योंकि अब वो नहीं चाहता है मुस्लिम की बीजेपी सत्ता में आए। ठीक है, मुस्लिम नहीं चाहता है कि बीजेपी सत्ता में आए। रमनीश वत्स जी, आपने तो एक भी मुसलमान को टिकट नहीं दिया, आपकी तो निराली पार्टी है, और टोटल गठबंधन ने 5 मुसलमानों को। कहां गया 18% प्रतिनिधित्व? मतलब आप चाहते हैं मुसलमान आपको नापसंद करता है, आप चाहते हैं नापसंद नहीं नफरत करे? ना ना ना, बिल्कुल नहीं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही मंत्र है, सबका साथ सबका विश्वास, और सबके प्रयास से ही सबका विकास हो सकता है। और चाहे बिहार की बात करें, जब बिहार की बात करें, भले ही 18% जो मुस्लिम ये कहते हैं जो मतदाता है, उनको उन मुसलमानों को टिकट भले ही ना मिले, लेकिन उन 18% मुसलमानों को सारे सुख सुविधाएं मिलती हैं जो हिंदू को मिलता है, जो अन्य धर्म संप्रदाय वाले को मिलता है। इसमें कहीं से भी कोई ये विभेद नहीं किया जाता है कि यदि मल्लाह का बेटा है तो उसको प्रतिनिधित्व मिल जाएगा और मुसलमानों को नहीं मिलेगा। यहाँ पे जहां तक बात करें सुख सुविधाओं की, चाहे आयुष्मान भारत की बात करें, चाहे हम क्या कहते हैं घर की बात करें, आवास की बात करें, सिलेंडर की बात करें, सारी बात करें, सारी सुख सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन यहाँ पे हाजी नाजिम भाई ने कहा कि हम जिम्मेदारी से कहते हैं। अरे आप भले ही कितनी जिम्मेदारी से कहें, लेकिन बिहार की आम जनता है ना, और खास करके मुसलमान जो वोटर हैं, उस आपको जिम्मेदार नहीं मानती है। पिछली बार 5 सीट मिला, जिसमें से 4 जो है तेजस्वी जी के साथ चले गए। तो इस बार बिहार की जो है खास करके मुसलमान वोटर जो हैं वो इसमें बहकावे में नहीं जाने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी के। फिर बात करें कि तेजस्वी यादव, आखिर क्या ऐसी मजबूरी है तेजस्वी यादव जी मल्लाह बनाम मौलवी में उलझे रहते हैं? बिहार का भविष्य नहीं, वोट बैंक देख रहे हैं यहाँ पे। तेजस्वी जी की राजनीति जाति और मजहब की ठेकेदारी पर टिकी हुई है, जो उनके पिताजी के साथ भी हुई है। लेकिन जाति जब चुनाव जैसे नजदीक आता है, जात जात का कार्ड खेल देते हैं। लेकिन उनको यदि प्रतिनिधित्व देने की बात हुई, मंत्री पद देने की बात हुई, सांसदी का टिकट देना हुआ या राज्यसभा भेजना हो, तो किसको भेजेंगे? तेजस्वी यादव को मिलेगा, या तो रोहिणी आचार्य को मिलेगा, या तो मीसा भारती को मिलेगा, या तेज प्रताप भैया को मिलेगा, या राबड़ी जी को मिलेगा, परिवार वाले को मिलेगा, और किसी को तो मिलना नहीं है। और बेचारे जाति वाले जब वोट कर देते हैं, लेकिन वो ठगे महसूस करते हैं अपने आप को। आज वो तय नहीं कर पा रहे हैं। एक और बात है कि डिप्टी सीएम मल्लाह समुदाय से बनेगा या मौलवी वर्ग से बनेगा, यानी विकास नहीं, इनको वोट बैंक का समीकरण यहाँ पे बढ़ाना है। फिर बात करें विकास की जगह वोटों की गिनती, भारतीय जनता पार्टी पूछती है क्या बिहार का भविष्य का फैसला सिर्फ जाति और मजहब से होगा? ठीक है, विकास और सुशासन से जाति के आधार पर आप भी टिकट बांटते हैं भाई रमनीश जी, ऐसी गुटी गुटी बातें करते हैं। जाति के आधार पर आप टिकट नहीं बांटते क्या? कि यहाँ पे लाला को दे दीजिए, यहाँ पर ब्राह्मण को दे दीजिए, यहाँ पर भूमिहार को दे दीजिए, यहाँ पर एक फॉरवर्ड को दे दीजिए। जाति के आधार पर आप नहीं टिकट बांटते क्या? आप भी बांटते हैं रमनीश जी। नहीं, इसको आप भी सत्ता के समीकरण साधते हैं, इसमें गलत क्या है? चुनावी समीकरण है, गणित के नहीं, ये गणित है, इसको समीकरण, चुनावी समीकरण कहा जाता है। ये नहीं कि हाँ सिर्फ एक ही जाति को भर भर के टिकट दे दिया जाएगा। अच्छा, आप करें तो समीकरण, ये करें तो जाति, गजब है। आप करें तो समीकरण, ये करें तो जाति, ये भी गजब है। मुसलमान को खुश करना है या तो यादवों को खुश करना है।
अभी बेचारे मुकेश जी आ गए तो मल्लाह को भी थोड़ा बहुत दे देंगे। चलिए वो ठीक भी है, परिवार ठीक है। वाले हाजी साहब काउंटर करना चाहते हैं, फिर मुझे एक ब्रेकिंग न्यूज की तरफ जाना है। हाजी साहब आपकी इस बात पर कुछ कहना चाहते हैं? हाजी साहब, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, ये तो नारा है ना। आपको अनाज नहीं मिलता 5 किलो, आपको आयुष्मान कार्ड नहीं मिलता क्या? आपको जो है वो फ्री में घर नहीं मिलता क्या? बताइए, मिलता है कि नहीं मिलता है, ये बताइए। हाँ दीपक जी, देखिए ये तो जो भी सरकार हो उसकी अपनी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि बिना भेदभाव के, बिना भेदभाव के सबको उस योजना का लाभ मिले। भाई सबको योजना का लाभ मिले। ये इसमें मुसलमानों के लिए अलग से क्या कर दिया? भाई जो मुस्लिम समाज को है वो दूसरे समाज को भी है, लेकिन मुस्लिम समाज को अलग से आप लोग क्या योजना दे रहे हैं? यही तो इनका एक नैरेटिव है जो पूरे भारत के अंदर सेट करने की कोशिश करते हैं। अभी आपने कहा राशन, भाई राशन पर मुस्लिम समाज को अलग से क्यों मिले? मुसलमान देश का सबसे बड़ा दूसरा बहुसंख्यक है, क्यों मिले मुस्लिम समाज को अलग से? बताइए, जवाब दीजिए इसका। हाँ दीपक जी, क्या मुसलमान देश का सबसे बड़ा दूसरा बहुसंख्यक नहीं है? नवीन भाई मैं गलत हूं क्या? बताइए। हाँ दीपक जी, देश का सबसे बड़ा दूसरा अल्पसंख्यक मुसलमान है ना? हाँ दीपक जी, ये बता दीजिए फिर इन्होंने कैसे कह दिया कि भाई आयुष्मान कार्ड का भी फायदा मुसलमान उठा रहे, तो फिर दूसरा समुदाय भी तो उठा रहा है। क्या सरकार की अपनी नैतिक जिम्मेदारी नहीं होती? मैं कहता हूँ दीपक जी, ये सिर्फ और सिर्फ एक मुस्लिम समाज को लेकर एक सगुफ्ता छेड़ना चाहते हैं कि जितनी भी योजना पहले मुसलमान को, आप झूठ बोलते हैं। ये योजना सबके लिए नहीं कहा, उन्होंने कहा सबको मिल रही है, सबको मिल रही है, मुस्लिम समाज को मिल रही है। बीजेपी आपके खिलाफ है इसलिए क्या मुसलमानों को सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा? वो सिचुएशन यहां पर नहीं बनती है। ये भी हाजी साहब इस बात को भी आप ध्यान रखिए। नहीं, मैं तो बिल्कुल उसी बात पे कर रहा हूं, मैं तो रमनीत भाई की बात पे कर रहा हूं। उन्होंने क्या, उन्होंने पहले मुस्लिम समाज का नाम लिया, मैंने इसलिए फिंगर उठा के कहा कि मुझे आपत्ति हुई थी इन शब्दों से। भाई कोई भी सरकार हो, चाहे केंद्र में हो या राज्यों में, बिना भेदभाव के भाई अपनी जनता को उसकी योजनाओं का फायदा देगी। अब अलग से आप लोगों ने क्या करा, यही आप लोग एक गलत मैसेज है। ठीक है, आप दोनों रुक जाइए।